हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसके कॉम्पोजिशन क्या है। हम समझेंगे कि आखिर क्यों वो फेल्सिक है या फिर क्यों उसमें सियाल की मात्रा यानी सिलिकॉन या एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्थ का इंटीरियर कैसे बना है, कैसे उसमें डिफरेंट बैंड्स हैं, जिसमें जो सबसे बाहर का बैंड है उसे क्रस्ट कहा जाता है और उसमें दो पार्ट है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की फॉर्मेशन क्या होती है। और जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें तो आपको दिखेगा कि दो लेयर्स हैं। पहला लेयर ऊपर का ये लेयर है, दूसरा नीचे का ये लेयर है। और ऊपर का लेयर देखें तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सियाल है यानी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये थोड़ा पुराना क्लासिफिकेशन है। नए क्लासिफिकेशन है फेल्सिक कहा जाता है, फेल्सपर एंड सिलिकॉन। और जो नीचे का जो लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही, उसे साइमा है यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट साइमा और मैफिक मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे दो रीजन्स हैं। और याद रखिए कि ये जो साइमा है वो इस ओशनिक क्रस्ट का कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। ओशनिक क्रस्ट यहीं तक है। कई बार लोगों को लगता है कि ये ओशनिक क्रस्ट हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रॉक्स हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट है, इनका फॉर्मेशन डिफरेंट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है इस साइमा का। और इस सियाल और साइमा के बीच में जो बाउंड्री लेयर होता है इसे कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो देखते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है। ये कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंट बाउंड्री है, मतलब कॉन्टिनेंट या तो स्टेशनरी है या अपनी जगह पे है या फिर इस तरह मूव हो रहा है। बट जो ओशनिक क्रस्ट है वो इस साइड में मूव कर रहा है। तो ओशनिक क्रस्ट हैवी होता है, क्यों? क्योंकि ये साइमा है या फिर कहा जाए तो मैफिक है। मैफिक यानी मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ये हैवी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल है या फिर फेल्सिक है। मेजोरिटी यही होता है। नीचे कुछ रॉक्स में साइमा और मैफिक होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ अगर आप देखें तो सियाल और फेल्सिक होता है, इसलिए लाइटर होता है। तो ये जो हैवियर प्लेट है वो सबडक्ट करता है। अब याद रखिए कि ये ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट है तो उसके रॉक्स जो होते हैं वो हमेशा वाटर के अंडर रहते हैं। और वाटर के अंडर रहते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारा वाटर अब्जॉर्व करते हैं। अब जब ये रॉक्स वाटर अब्जॉर्व करके सबडक्ट होते हैं तो अपने साथ कुछ मात्रा में वाटर लेके जाते हैं सबडक्शन जोन में। और क्योंकि यहाँ पे वाटर होता है तो वाटर के कारण क्या होता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है रॉक्स का वो रिड्यूस हो जाता है। ये हम देखेंगे डिटेल में थोड़ी देर में। लेकिन जो वाटर के कारण जो रॉक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जिससे क्या होता है कि यहाँ पे मैग्मा बन जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैग्मा फॉर्म होता है। और ये जो मैग्मा फॉर्म होता है इसकी डेंसिटी होती है कम। और याद रखिए ये जो मैग्मा बना है वो एस्थेनोस्फीयर से नहीं आया है। ये मैग्मा जो है वो बेसिकली इस ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स के मेल्ट होने के कारण बना है। तो इसलिए इसका सोर्स ओशनिक क्रस्ट है, एस्थेनोस्फीयर नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्मा है ये बहुत ही लाइट होता है और ये ऊपर उठने लगता है तो इसकी डेंसिटी कम होती है। तो जब ये ऊपर उठता है तो यहाँ पे आपको वॉल्केनो का फॉर्मेशन दिखता है सरफेस पे। जैसे कि आप अगर देखोगे तो हमारा एंडीज माउंटेन्स है जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखा जाता है, तो वहां पे आपको इस तरह की वॉल्केनिज्म दिखती है। तो इस तरह से ये मैग्मा बनता है, सरफेस पे आता है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म होता है। तो ये जो मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैग्मा बना है वो बना है ओशनिक क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट क्या है? साइमा, है ना। और हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सियाल। कुछ पोर्शन है नीचे का साइमा, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो है सियाल। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो मैग्मा है जो साइमा रॉक से बना है वो सियाल रॉक्स बनाता है सरफेस पे आके और हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओशनिक प्लेट है, इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इधर फिर से ओशनिक प्लेट है। और दोनों ही साइड जहाँ पे दोनों ही कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये सबडक्ट हो रहा है ओशनिक प्लेट तो ओशनिक क्रस्ट मेल्ट हो रहा है
और फ्लक्स मेल्टिंग हो रही है क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। वाटर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि रॉक्स ने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है, तो ये इसके कारण इसके टेम्परेचर डिक्रीज होता है और मैग्मा बनता है, वो ऊपर जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का फॉर्मेशन दिखता है। सिमिलरली यहाँ पे भी भले ये ओशनिक प्लेट है, लेकिन जब ये सबडक्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से मेल्टिंग हो रही है और ये लावा जब ऊपर जाता है या मैग्मा जब ऊपर जाता है सरफेस पे, तो यहाँ पे फिर से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये देखेंगे आप, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक प्लेट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है। तो क्यों? अब हमने देखा था पार्शियल प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन देखा था हमारे पिछले वीडियोस में। उसमें क्या हुआ कि हैवियर एलिमेंट्स जो थे वो सेंटर में आ गए, लाइटर एलिमेंट सरफेस पे चले गए जो कि मेनली सिलिकेट्स थे। तो इसीलिए हमारा जो मेंटल है वो मेनली साइमा है, और इसी साइमा से जब मैग्मा आके ओशनिक क्रस्ट बनाता है तो वो भी साइमा होता है। और क्योंकि हमारे जो सिलिकेट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन आयल वो लाइट होते हैं, वो सरफेस पे पाए जाते हैं, डेंसिटी का चक्कर है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जब सबडक्ट होगा, यहाँ पे वाटर होगा, वाटर के कारण मेल्टिंग होगी, इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम फ्लक्स मेल्टिंग। तो कैसे डिफरेंट है? नॉर्मली क्या होता है खासतौर से आपके मिड ओशनिक रिज पे कि रॉक्स जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं डेप्थ में। यहाँ पे आप देखोगे जो रॉक्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हैं, लेकिन जब कन्वेक्शन करने के कारण ये रॉक्स ऊपर आते हैं तो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे ये सरफेस के पास आएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। तो ये रॉक्स जब सरफेस के पास आते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज हो जाता है, गर्म तो ये पहले से थे ही, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिकम्प्रेशन मेल्टिंग, जो कि मिड ओशनिक रिज पे होता है। लेकिन फ्लक्स मेल्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको वाटर होता है। जब ये रॉक्स, वाटर वाले रॉक्स जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। क्यों? क्योंकि बहुत भारी मात्रा में इसमें वाटर है। अगर आप ये फिगर देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये है मेल्टिंग लाइन है, मतलब ये अगर रॉक का टेम्परेचर इससे ऊपर होगा इस डेप्थ पे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक रॉक को यहाँ से सिर्फ उसका हाइट ऊपर कर दोगे, ऊपर ले आओगे, तो वो पार्शियली मेल्ट होने लगेगा क्योंकि इस जोन में आ गया है। यहाँ पे पार्शियल मेल्ट आएगा और ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे आएगा तो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर आ गया। लेकिन जब वाटर होता है रॉक्स में तो आप देखोगे ग्राफ कैसे चेंज हो जाता है। अभी 100% एक्यूरेट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि इसका जो मेल्टिंग वाला जो ग्राफ है वो कैसे अंदर की ओर आ गया। तो अब जो रॉक यहाँ पे था वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा वाटर के प्रेजेंस के कारण। तो इसीलिए वाटर के प्रेजेंस के कारण फ्लक्स इंड्यूस्ड मेल्टिंग या फ्लक्स मेल्टिंग होती है और मैग्मा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैग्मा बनता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब ओशनिक क्रस्ट मेल्ट होता है तो सारे रॉक्स मेल्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर एक रॉक है तो उस रॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स का मेल्टिंग टेम्परेचर सेम नहीं होता है। तो जैसे हम ये एग्जांपल लें, ये एक रॉक है जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इस साइड। आप देखोगे कि स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स मेल्ट हो रहे हैं और ये जो एलिमेंट्स मेल्ट हो रहे हैं मेनली वो सिलिकेट एलिमेंट्स हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में कम टेम्परेचर पे जो लावा या मैग्मा बनेगा उसमें सिलिकेट या सिलिका का कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होगा, प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो सिलिकेट एलिमेंट्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसीलिए तो यहाँ पे जो मैग्मा बना है उसमें सिलिका ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आप यहाँ पे भी देखोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दूसरे एलिमेंट्स में मेल्ट हो गए, सिलिका का प्रोपोर्शन कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ रॉक्स हैं, कुछ हैवियर रॉक्स हैं जो मेल्ट नहीं हुए। तो इसीलिए जब मैग्मा फॉर्म होता है तो सारे के सारे सोर्स रॉक्स मेल्ट नहीं होते, 100% मेल्टिंग नहीं होती है, पार्शियल मेल्टिंग होती है। और इस पार्शियल मेल्टिंग में क्या होता है कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनके जो रॉक्स होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेल्ट नहीं होते। तो इसीलिए जब पार्शियल मेल्टिंग होती है तो लाइटर एलिमेंट्स ज्यादा मेल्ट होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स कम मेल्ट होते हैं। तो जो मैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लावा का कम होता है सोर्स रॉक से कंपेयर में। तो इसीलिए जो मैग्मा यहां पे फॉर्म हुआ वो कम मैफिक होगा, उसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन कम होगा कंपेयर टू
ये सोर्स रॉक। तो अगर सोर्स जो रॉक है इसके अंदर मैग्मा, इस मैग्मा में अगर सिलिका, अगर आप देखा जाए कि अगर 43% है, तो मैग्मा जो बनेगा उसमें लगभग 50% होगा या 55% होगा। तो एक एग्जांपल भी है, हम वो एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर हमने जैसे कि यहाँ का एक रॉक लिया 100 kg, 100 kg लिया, बसाल्ट लिया, बसाल्ट ओसेनिक क्रस्ट में होता है सबसे ज़्यादा, तो हम बसाल्ट लेते हैं जिसमें मेनली पायरोक्सिन ऑफ फेल्ड्स पर है ज़्यादा, पायरोक्सिन ऑफ फेल्ड्स पर कम है। तो इसमें 48% SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड। अब हम इसको मेल्ट करके मैग्मा बनाना चाहें तो सिर्फ 14 kg, इस टेम्परेचर पे सिर्फ 14 kg रॉक्स जो है वो मेल्ट होंगे और इस मैग्मा में 60% सिलिकॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो तो मेल्ट ही नहीं हुए, 84 kg का पायरोक्सिन क्रिस्टल्स मेल्ट ही नहीं हुए। जब वो मेल्ट ही नहीं हुए तो वो मैग्मा का पार्ट ही नहीं बने, तो मैग्मा में ज्यादा सिलिकेट एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो ज्यादा फेल्सिक हो जाएगा, ज्यादा Cr टाइप हो जाएगा। इसीलिए जो सोर्स है जो यहाँ पे है, वहीं पे पार्शियल मेल्टिंग के कारण जो रॉक्स हैं, जो मैग्मा है, वो ज्यादा फेल्सिक हो जाता है। अब क्या होता है, अब दूसरे भी प्रोसेस होते हैं। ये जो यहाँ पे मैग्मा बना है वो ऊपर की ओर उठ रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, गर्म है। तो वो जब ऊपर की ओर उठ रहा है तो भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जब ये मैग्मा माइग्रेट होता है तो एक समझ लो आप, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में क्या होता है कि जब रॉक्स ऊपर होते हैं तो रॉक्स जब सरफेस के पास आते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। तो जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इस मैग्मा में, देखो बहुत सारे तो रॉक्स में मेल्ट ही नहीं हुए पार्शियल मेल्टिंग के कारण, लेकिन जो मेल्ट हो गया आयरन और मैग्नीशियम, वो भी क्या होगा कि जब ये मैग्मा ऊपर आएगा तो टेम्परेचर कम होते जाएगा मैग्मा का, तो वो भी क्रिस्टलाइन होते जाएंगे, वो भी सॉलिडिफाई होते जाएंगे और एक्यूमुलेट होते जाएंगे अलग अलग लेवल पे। तो आप देखो यहाँ पे ये एलिमेंट्स निकल गए, यहाँ पे हैवियर वाले निकल गए, यहाँ पे जो थोड़े से लाइट रहते हैं वो निकल गए। यहाँ पे आते आते आप देखोगे कि एकदम सिलिका रिच हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो गया। जैसे जैसे रॉक्स ऊपर मूव करते गए टेम्परेचर मैग्मा का कम होते गया, तो जो हैवियर थे उस मैग्मा में भी वो भी क्रिस्टलाइन होके निकल गए। तो मैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गई, फेल्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्मा की बढ़ गई। यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि लावा स्टार्टिंग में, जैसे यहां से अगर ये राइज हो रहा है तो स्टार्टिंग में जो मैग्मा है वो मैफिक है। अब धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर कम है क्योंकि हाइट जो है सरफेस के पास है तो प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम होगा नेचुरली। यहाँ पे क्या होगा कि जो हैवियर एलिमेंट्स ऊपर पहुंच गए थे वो सॉलिडिफाई होकर नीचे आ जाएंगे और फिर आप देखोगे यहाँ पे जो भी आयरन का कंपोनेंट था वो क्रिस्टलाइज होकर निकल गया। तो यहाँ पे जो मैग्मा है वो फेल्सिक हो गया, नीचे का मैग्मा मैफिक रह गया, ऊपर का मैग्मा फेल्सिक रह गया। तो आप देख सकते हो कैसे मैग्मा डिवाइड हो गया, हाइट जैसे बढ़ती जाएगी फेल्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स पहले होते हैं। अगर यहाँ से मैग्मा आ रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है तो आप देखो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और इस सरफेस पे लो टेम्परेचर है। तो सबसे पहले ओलिवाइन के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर पायरोक्सिन के, फिर एम्फी, गोल्ड, बायोटाइट, फेल्सपर्ड। देखो तो ये जो है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो ग्रेनाइट होता है वो फेल्सिक होता है। और यहाँ पे आप डेप्थ में देखोगे तो मैफिक है। तो इसीलिए ये मैग्मा जब ऊपर जाता है प्रेशर कम होता जाता है। स्टार्टिंग में ही उसमें मैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम थी पार्शियल मेल्टिंग के कारण, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के कारण और कम हो जाती है, उसकी मैफिक कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाती है, फेल्सिक कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो जब ये धीरे धीरे ऊपर उठता है अपने टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट क्रिस्टल्स डिफरेंट जगह डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि लोअर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें साइमा या फिर मैफिक है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हैवियर होते हैं, ये नीचे क्रिस्टलाइन होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं Cr, वो सरफेस तक पहुंचता है और सरफेस बनाता है। इसीलिए हमारे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्टर्स में दो पार्ट है, नीचे हैवियर रॉक्स ने क्रिस्टलाइन होकर साइमा बनाया जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ऊपर वाले जो थे Cr वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो Cr हल्के होते हैं, लोड कम डेंसिटी के होते हैं, तो सरफेस तक आ जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा ओसेनिक क्रस्ट है जो साइमा का बना हुआ है, साइमा या फिर मैफिक, जो भी आपको सुटेबल लगे। दोनों एक पुराना है एक नया क्लासिफिकेशन है। ये रॉक्स यहाँ पे पार्शियली मेल्ट होते हैं
फिर ये पार्सली मेल्टेड रॉक ऊपर उठते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस मिक्स भी होता है, यहाँ पे जो क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो इससे मेल्ट होकर मैग्मा में मिक्स होते हैं और उसकी फेल्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बढ़ा देते हैं। फिर ये सरफेस पे पहुंचते हैं और यहाँ पे जब ये सॉलिडिफाई होंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये मैफिक है और अगर हम समझें कि इसमें सिलिकॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 43% है, सपोज जो रॉक्स है, जो मैग्मा बनेगा उसमें जो सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लगभग 49% मान लें। यहाँ पे जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा, जब तक यहाँ पे पहुंचेगा मैग्मा का जो सिलिकॉन लेवल होगा वो लगभग 55% हो चुका होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मैफिक था, यहाँ पे कम मैफिक हुआ और कम मैफिक हो गया क्योंकि SiO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, सिलिकेट कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो आसपास के रॉक्स भी मेल्ट होंगे, ये सब फेल्सिक रॉक्स हैं। यहाँ पे फिर इसका प्रोपोर्शन मान लीजिए कि 58% तक हो गया या 60% तक हो गया और ये सरफेस पे आ गए। तो सरफेस पे जब ये मैग्मा आएगा तो इसका फेल्सिक कंटेंट 60% तक हो चुका होगा। क्यों? पार्शियल मेल्टिंग, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मिक्सिंग विथ एडजेसेंट रॉक्स, और यहाँ पे फिर सरफेस पे आया तो ऑलमोस्ट 58% के आसपास है। इसीलिए भले रॉक जो ये मैग्मा होता है उसका सोर्स जो होता है ओसेनिक क्रस्ट होता है, लेकिन सरफेस पे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये दो लेयर बनते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो हैवियर जो रॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, साइमा बनाते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं जो लाइटर होते हैं वो ऊपर तक आते हैं और वो सियाल बनाते हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसके कारण यहाँ पे आपको साइमा देखने को मिलता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अगर कोई रॉक है उसको आप हैवी प्रेशर या हैवी टेम्परेचर पर डालें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है बिना रॉक के मेल्ट हुए, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ पे मैग्मा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके कारण यहाँ पे आपको मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण कई बार जो सियाल वाले रॉक्स होते हैं वो साइमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस है जिसके कारण आपको यहाँ पे साइमा के रॉक लेयर्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि क्यों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। हमने देखा है कि ओसेनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर होती है, काफी इवन सा होता है उसका डेप्थ। अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब एवरेज थिकनेस 30 से 40 किलोमीटर होती है, और हिमालयाज के अंदर तो 70 किलोमीटर तक हो सकती है। आप ये देख सकते हो, ये पहाड़ी है, इसके नीचे आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहां तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और आप प्लेन रीजन में आओगे तो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे इतना ज्यादा 70 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर है ओसेनिक क्रस्ट। तो ऐसा क्यों है? तो आइए ये भी समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं डेंसिटी एंड बॉयंसी का कॉन्सेप्ट। तो आप पहले ये समझिए कि बॉयंसी का क्या होता है कि अगर आपने एक वुडन प्लैंक लिया, उसकी एक हाइट बाहर है, तो उसी प्रपोर्शन में ज्यादा अमाउंट नीचे होगा। कितना नीचे होगा ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर इतना पोर्शन ऊपर है पानी के तो इतना पोर्शन नीचे भी है। सिमिलरली अगर ये वुडन प्लैंक लें और यहाँ पे आप देखें कि इतना पोर्शन ऊपर है तो प्रोपोर्शनली एक उतना ही पोर्शन नीचे भी है। दोनों, इन तीनों की डेंसिटी एक ही है तीनों की। तो हम देख सकते हैं कि जितना बड़ा प्लैंक होगा, जितना उसकी हाइट या डेप्थ ज्यादा होगी, तो आप देखोगे कि एक पोर्शन प्रोपोर्शनली नीचे होगा जितना पोर्शन ऊपर होगा। सेम प्रिंसिपल हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट के लिए भी है। हम जानते हैं कि हमारा एस्ट्रोस्फीयर जो कि हमारे ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है, वो क्या है? वो प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि पार्शियली मोल्टन स्टेट में है। इस स्टेट में क्या होता है कि वो एक बहुत ही विस्कस वाटर की तरह या विस्कस फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। अगर हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और पहाड़ है यहाँ पे, तो पहाड़ अगर इस एस्ट्रोस्फीयर के नॉर्मल लेवल से इतना ऊपर है तो वो उसका एक बहुत बड़ा लेवल नीचे भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालयाज के नीचे जो डेप्थ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 70 किलोमीटर है। ये एक कैलकुलेशन से किया गया है, इसे एक्चुअली मेजर नहीं किया गया है, बट एक कैलकुलेशन है। तो इस प्रिंसिपल को आइसोस्टेसी कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस होती है कम। क्यों? क्योंकि बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, और ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी होती है ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके रॉक्स मैग्नीशियम और आयरन के बने होते हैं। तो इसके कारण क्या होती है कि बॉयंसी ज्यादा है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, डेंसिटी कम है, बॉयंसी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है
पॉइंट से कम है। तो अगर हम यहाँ पे ये एग्जांपल लें, ये दो कप्स में, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे कॉर्क है, ये ज्यादा लाइट होता है, ये इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वुड की डेंसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे दोनों ही पानी पे फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत छोटा सा पोर्शन पानी के नीचे है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन पानी के नीचे है कंपेयर टू कॉर्क के। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सेम प्रिंसिपल ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आता है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए एक बहुत बड़ा पोर्शन जब ओशनिक क्रस्ट का नीचे होगा एटमॉस्फेयर, तो ही एक छोटा सा पोर्शन ऊपर हो सकता है। तो प्रोपोर्शनली ज्यादा बैलेंसिंग के लिए वो उसको नीचे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी है कम। तो अगर प्रोपोर्शनली इसके कम में अगर छोटा सा कंपोनेंट होगा तो इसके कंपेयर में ज्यादा एलिमेंट या ज्यादा आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पानी के ऊपर या एटमॉस्फेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। दूसरा भी कारण है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका एज ज्यादा होता है, क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल यानी उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री देखें, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पे ये मेंटल है और ये ओशनिक क्रस्ट है ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये मेंटल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो है ये सियाल का बना है, ये साइमा का बना है। ओवरऑल ये लाइट है, डेंसिटी कम है, ये हैवी है, डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब दोनों टकराएंगे तो हैवियर प्लेट जो होगा, जो हैवियर प्लेट होगा वो नेचुरली सबडक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है, और हमने देखा कि यहाँ पे वाटर होता है, तो वाटर के कारण यहाँ के रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसे हम फ्लक्स इंड्यूस्ड मेल्टिंग कहते हैं रॉक्स की, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। ये रॉक्स लाइट होते हैं, ये तुरंत ऊपर उठने लगते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर का जो भी प्लेट है वो उसके थ्रू सरफेस के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए आप ऐसी बाउंड्रीज पे क्या देखते हो कि मैग्मा या लावा सरफेस तक आता है, और यहाँ पे आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन्स है, या फिर जैसे हमारा सुंडा आइलैंड पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओशनिक क्रस्ट हो गया डिस्ट्रॉय, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन गया। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है, ओशनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। किसी भी कन्वर्जन बाउंड्री पे, चाहे ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री क्यों ना हो, वहां पे ओशनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है। तो कन्वर्जन बाउंड्री पे हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है। अब अगर हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्री देखें, कन्वर्जन बाउंड्री, तो ये है कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ये भी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको आप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की तरह समझ सकते हैं, जिसने हिमालयास बनाया, राइट। अब ये वाला प्लेट इस तरह मूव हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट है। अब ये जो है ये इंडियन प्लेट समझ लें, और ये हैवी है। तो आप देखेंगे ये मेंटल रीजन है हमारे इंडियन प्लेट का, ये आपका क्रस्ट रीजन है। प्रोपोर्शनली ये और थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे दिखाया है। अब आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस चल रही है, जब ये सबडक्शन या कोलिजन चल रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे इंडियन प्लेट का जो मेंटल है वो धीरे धीरे सबडक्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन प्लेट का जो क्रस्ट है वो सबडक्ट नहीं कर रहा है। आप देखेंगे वो सबडक्ट नहीं हो रहा है, वो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रहा है, बट वो एस्थेनोस्फीयर में नहीं जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि ओवरऑल जो डेप्थ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की इस बाउंड्री पे बढ़ गई, डेप्थ बढ़ गई, क्योंकि हमारा जो सबडक्टिंग प्लेट था कॉन्टिनेंटल वाला, उसका क्रस्ट सबडक्ट नहीं हुआ। सबडक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है कम है, ये है सियाल, ठीक है। ये दोनों है साइमा, ये जो मेंटल है जो हमारे दूसरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, ये भी साइमा है, और हमारा एस्थेनोस्फीयर भी साइमा है। ये तो और ज्यादा इसकी डेंसिटी है एस्थेनोस्फीयर की। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ये इनमें कभी सबडक्ट हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी सबडक्ट होता ही नहीं है, इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता। कन्वर्जन बाउंड्री पे क्या होता है? 2 पॉइंट, यानी कि काफी कम इसकी डेंसिटी है, इसलिए सिंक नहीं होता मेंटल में। ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल कोलिजन इट कंप्रेसेस, फोल्ड्स एंड थिकनेस इंक्रीजेस टू फॉर्म मेजर माउंटेन। तो क्या हुआ आप यहाँ पे देखेंगे, जब ये टकराए ये सबडक्ट नहीं हुआ, मेंटल भले हो गया लेकिन ये सबडक्ट नहीं हुआ, फोल्ड माउंटेन्स बन गए, थिकनेस बढ़ गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की।
वही अगर आप ओशनिक क्रस्ट पे आए, देखिए ओशन बाउंड्री पे भी डिस्ट्रॉय हो गया, ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री पे भी डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से ये साइकिल हुआ, मेल्ट होके ये ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ पे फिर से ओशनिक क्रस्ट बना, फिर से साइकिल चली। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, यहाँ पे कभी मेल्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आप थिकनेस देख रहे हो बढ़ जाता है क्योंकि कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसकी लाइफ 4 बिलियन ईयर्स तक फाइंड की गई है, मतलब हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में रॉक्स मिले हैं जिनका लाइफ 4 बिलियन से भी ज्यादा है। जबकि आप ओशनिक क्रस्ट देखो तो 200 मिलियन ईयर्स से तो रेयरली कोई ओल्ड ओशनिक रॉक मिलता है। तो इसकी लाइफ बहुत कम है, ये रिसाइकल होते रहते हैं, इसीलिए ये पतले हैं। जबकि ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनकी थिकनेस ज्यादा है। और आप देखोगे कि ये ऐसे फोल्ड माउंटेन्स भी बनाते हैं, इसलिए इनकी थिकनेस 70 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हो कैसे इस बाउंड्री पे आपको फोल्ड माउंटेन्स बन गए हैं। और ये क्रस्ट जो है ये सबडक्ट नहीं हो रहा है, ये बल्कि यहीं पे इस वाले क्रस्ट के नीचे मूव हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि ओशनिक क्रस्ट भी सबडक्ट हो रहा है। तो इसी कारण ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।